भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ के प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर पेश किया गया। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन आज अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट की जमीन अधिग्रहण का मामला सदन में गूंजा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रदेश के शिक्षाविदों और युवाओं ने की सराहना। और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 5 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए गए। राजनांदगांव जिले में टीकाकरण में महिलाएं पुरुषों से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2019-20 के वित्त विनियोग लेखे, सामान्य सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा। महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने करीब 11,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्राप्त किया था, लेकिन इसमें से करीब 6,000 करोड़ रुपए अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि सरकार इस राशि को खर्च ही नहीं कर पाई। इस वित्तीय वर्ष में कुल बजट 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का था, जिसमें से करीब 90,800 करोड़ रुपए की ही खर्च हो पाए। इस तरह से कुल बजट की करीब 18% राशि व्यय नहीं हो पाई। जहां तक कर राजस्व की बात है तो राज्य के अपने कर राजस्व में वर्ष 2019-20 में इसके पहले वाले वित्तीय वर्ष की तुलना में 690 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, लेकिन राज्य का कुल कर राजस्व केंद्रीय करों और शुल्क के अंश में आवंटन में कमी के कारण 2,562 रुपए कम रहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। कार्यवाही की शुरुआत के साथ प्रश्नकाल में आज अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट का मामला भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रोजेक्ट में प्रस्तावित जमीन के विरुद्ध दूसरी जमीन की अदला बदली करने की शिकायत आई है। निर्धारित जमीन से अधिक जमीन का मुआवजा भूस्वामियों को बांटा गया है। इस सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बताया कि 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस मामले की जांच कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय टीम कर रही है। वहीं 5,877 भूस्वामियों को 222 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जांच कमेटी खुद ही आरोपों के घेरे में है। बाद में इस मुद्दे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट की जमीन अधिग्रहण के मामले में अनेक अनियमितताएं की गई हैं। जो ठेकेदार है, अधिकारी है और भूमाफिया के द्वारा मिल करके उस योजना के ऊपर में बाट लगाने का काम किया जा रहा है। जब सार्वजनिक हित के लिए जमीन अधिग्रहित की जाती है तो अधिग्रहण में धारा 11 के द्वारा उसको अधिसूचित किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है और उसके बाद में धारा 15 में परीक्षण करने के बाद में उसका अवार्ड पारित किया जाता है। यहाँ पर जो गंभीर त्रुटि की गई है कि खसरा नंबर 1/6, खसरा नंबर 1/4 19 में से धारा 11 का प्रकाशन नहीं हुआ और उसके बाद में अवार्ड पारित कर दिया गया और अवार्ड पारित करके जिस जमीन को नहर के लिए निकाला नहीं गया है उसका भी 2 करोड़ से ऊपर उसका पेमेंट कर दिया गया। इसी प्रकार से उसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया गया, साथ ही दूसरे के पैसा के जमीन दूसरे को दे दिया गया। वो जमीन मालिक है अभी भी घूम रहा है जिसका जमीन का प्रकाशन हुआ है और जिसका जमीन का प्रकाशन नहीं हुआ है उसको दे दिया गया। 20% जमीन नहर में निकाली गई और 100% का उसको पेमेंट कर दिया गया। 5 दिन चले विधानसभा के मानसून सत्र का आज समापन हो गया।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों, शिक्षकों और पालकों से सीधी बातचीत की और इनके सुझाव भी लिए। इधर छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वर्षगांठ पर शिक्षाविदों और छात्रों ने केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की और शिक्षा नीति को छात्र हित में कल्याणकारी बताया। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित शिक्षा संस्थाओं में शिक्षकों और छात्रों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक विपिन देशमुख ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार का कल्याणकारी कदम बताया। शिक्षा से जुड़े अन्य लोग हो, सभी से चर्चा करके उसे बनाया गया है। तो मूल उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का था कि सब के सब जो भी शिक्षा से जुड़े हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे उच्चतर माध्यमिक हो, चाहे माध्यमिक हो या फिर उच्च शिक्षा हो, सभी उस शिक्षा नीति के तहत कैसे लाभार्थी बने और कैसे उससे जुड़कर उसको आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कैसे सार्थक बनाए और स्वर्णिम भारत, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम कैसे बढ़े। शिक्षाविद हंसा शुक्ला का कहना है कि नई शिक्षा नीति छात्रों के लिए लाभकारी और रोजगार उन्मुखी है। शिक्षा नीति अगर पूर्णतः जिस भाव को लेकर शिक्षा नीति बनाई गई है, अगर उस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो भारत के हर एक युवा को अपने कौशल को, अपने प्रतिभा को आगे लाने का मौका मिलेगा, बशर्ते स्कूल में, महाविद्यालय में जिसके अनुरूप यह बनाया गया है वहां पे वह सही ढंग से लागू किया जाए। वहीं शिक्षाविद अभी सक्सेना का कहना है कि नई शिक्षा नीति युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। शिक्षा नीति आधारित होनी चाहिए जो नए जमाने के टूल्स हैं उनको उपयोग करके। शिक्षा नीति इस बात का ध्यान रखे कि क्षेत्र का विकास होने के साथ साथ नागरिकों का उत्थान भी हो। तो इस नई शिक्षा नीति में अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और उसके आगे टीचर्स की एजुकेशन तक पे पूर्णतः ध्यान दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है शिक्षा नीति में जो देश के विकास में काफी सहयोग करेगा और जो हमारे जो गांव और छोटे शहरों के भी विद्यार्थी हैं उनको भरपूर फायदा पहुंचाएगा। नई शिक्षा नीति में इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों का 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। इससे छात्रों को पढ़ाई में आसानी होगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। देश में अब तक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 45 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 51,83,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए तथा 42,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.38% है। इसे मिलाकर 3 करोड़ 7 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल 44,000 से अधिक नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। देश में अब 4,05,155 लोगों का इलाज चल रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या कुल संक्रमितों की 1.28% है। साप्ताहिक संक्रमित दर 5% से नीचे है। इस समय यह 2.4% है। प्रतिदिन संक्रमित की दर 2.44% है, जो 5% से नीचे है। अब देश में महामारी के कारण मरने वालों की संख्या 4,23,000 से अधिक है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 130 नए मामले सामने आए हैं। इसे मिलाकर प्रदेश में 10,01,781 कोरोना मरीज
पाए गए हैं, जिनमें से 9,86,175 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 2,086 लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,19,00,000 लोगों ने टीके लगवाए हैं। इनमें से 96,25,000 लोगों को पहला टीका और 22,54,000 लोगों को दूसरा टीका लग चुका है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने अनेक जागरूकता अभियान चलाया है। इससे लोगों में टीकाकरण को लेकर काफी रुचि दिखाई दे रही है। राजनांदगांव जिले में कोविड टीकाकरण में महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक है। यहां सभी टीकाकरण केंद्रों में महिलाएं पहुंच रही हैं। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि टीकाकरण जागरूकता अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन लगी हुई हैं। इसका असर ये हुआ है कि टीकाकरण के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। 3,84,000 हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं हैं। तो महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस टीकाकरण अभियान में हो रहा है और इसमें आंगनबाड़ी की हमारी कार्यकर्ताएं, हमारी मितानिन बहनें सब बहुत मदद कर रही हैं। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में सामाजिक संगठनों की ओर से कोविड के टीके लगाने शिविर लगाए जा रहे हैं। नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि जामा मस्जिद, गुरुद्वारा और अन्य सामाजिक संगठनों ने टीकाकरण शिविर लगाया है। और उनसे यह अपील किया गया कि अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करें वैक्सीनेशन के लिए, ताकि जो आशंकित जो तीसरी लहर है उससे बचा जा सके। इसी तारतम्य में आप देखेंगे कि जामा मस्जिद में भी वैक्सीनेशन हो रहा है, गुरुद्वारे में वैक्सीनेशन हो रहा है, माहेश्वरी भवन और ऐसी कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो इसमें कदम से कदम मिला के हमारे काम कर रही हैं और वैक्सीनेशन में भरपूर सहयोग कर रही हैं। और अगर ऐसा ही सहयोग होता रहे तो मैं मानता हूँ हर्ड इम्यूनिटी हम बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे और राजनांदगांव आने वाली आशंकित तीसरी लहर से सुरक्षित रहेगा। टीकाकरण केंद्रों में पहुंची महिलाओं ने कहा कि वे टीका लगवाने के बाद स्वस्थ महसूस कर रही हैं। जी, वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे दर्द भी नहीं हुआ है ना। तो कोरोना को अगर हमें ख़त्म करना है तो सभी को टीकाकरण लगाना ही पड़ेगा, वैक्सीनेशन करना ही ज़रूरी है। सरकार ने हमें जो सुविधाएं दी हैं उसका आके सब लोग फ़ायदा उठाएं, सब वैक्सीन लगवाएं, जिससे कोरोना को जड़ से ख़त्म किया जा सके। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण को कारगर उपाय माना गया है, इसलिए टीका लगाकर ही कोरोना से बचा जा सकता है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर के निदेशक अभियांत्रिकी बाल मुकुंद वर्मा आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 1984 से आकाशवाणी जगदलपुर से अपनी शासकीय सेवा की शुरुआत की थी। 36 वर्ष की सेवा के बाद वे सेवानिवृत्त हुए। इसी तरह केंद्र के वरिष्ठ तकनीशियन फूलदास भास्कर भी सेवानिवृत्त हो गए हैं। सावन माह की शुरुआत के साथ ही बारिश की झड़ी लगने से प्रदेश का मौसम सुहाना हो गया है। वहीं नदी नाले उफान पर हैं। राजनांदगांव जिले में लगातार बारिश के कारण शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला और तहसील स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे चालू रखने को कहा गया है। शहर के निचले इलाकों में जहां जल भराव की स्थिति बन सकती है, वहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर खोलने की भी तैयारी की गई है। जिला कलेक्टर ने बारिश के दौरान बांधों में जलस्तर की निगरानी रखने और इसकी सूचना बाढ़ नियंत्रण कक्ष को देने को कहा है। इस बार प्रदेश में सबसे कम वर्षा राजनांदगांव जिले में दर्ज की गई थी, मगर 2 दिनों की बारिश के बाद यहां शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया। समाचार समाप्त हुए। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आज 5वें और अंतिम दिन प्रश्नकाल में विपक्षी सदस्यों ने समितियों से धान का उठाव नहीं होने का मामला उठाया। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि धान का उठाव नहीं होने से सूखत की समस्या बढ़ गई है। उन्होंने इस मामले में चर्चा की मांग की। इस सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि समिति को प्रति क्विंटल धान के रख रखाव के लिए दिए जाते हैं। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस मामले में आधा घंटा चर्चा कराने का समय दिया।
किया। उसके बाद विपक्षी सदस्य शांत हुए। प्रश्नकाल के बाद एक ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक प्रमोद शर्मा ने सदन में शराब की अवैध बिक्री के मामले में सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने पूछा कि 400 पेटी अवैध शराब बलौदा बाजार से सिमगा लाई जा रही थी, तो उसकी न तो स्कैनिंग की गई न तो पंचनामा बनाया गया। इसके जवाब में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि नेटवर्क की समस्या के कारण स्कैनिंग नहीं की गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और विधायक शिवरतन शर्मा और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के संरक्षण में शराब की अवैध बिक्री हो रही है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। सदन में आज भाजपा विधायक नारायण चंदेल ने अरपा भैंसाझार परियोजना के जमीन अधिग्रहण में अनियमितता की जांच का मामला उठाया। साथ ही सदस्य आशीष छाबड़ा ने स्कूलों में फर्नीचर खरीदी में गड़बड़ी की और सरकार का ध्यान खींचा। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में नियुक्ति का मामला उठाया। सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त राज्य के वित्त और विनियोग लेखे को सदन के पटल पर पेश किया। आज विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हो गया और इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।